जय हिंद सभी को। आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है स्थल रूपों का विकास। पृथ्वी के स्थल रूपों का विकास कैसे हुआ, इसका ऊपर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नए लोगों को मैं बता दूं, यह बुक JCERT क्लास 7 का है। अध्याय 3 है। अगर आप नए हैं तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। क्लास 6 का मैंने पूरा वीडियो बनाया है। क्लास 7 के भी सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अध्याय 1 और 2 देखने के बाद आपको यह सही से समझ में आने लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपको मालूम है, धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं वह गतिशील है, यानी जिस पर हम रह रहे हैं वह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, गतिशील है। हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो हम सभी को पता है, क्लास 7 में भी पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े हुए हैं कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसका अनुभव हम लोग को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। अगर अर्थ छोटा रहता और उसके ऊपर अगर हम लोग रहते तो रोटेट होता हुआ हम लोग को दिख जाता, तो हम लोग को पता चलता कि रोटेट कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ा होने के कारण हम लोग को पता नहीं चल पाता है, और अर्थ के बहुत छोटे पार्ट पर हम लोग हैं। चलिए, हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर है। महाद्वीप यानी पृथ्वी का वो स्थल भाग जहां पर हम लोग निवास करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे। अब महाद्वीप को ही जो है हम लोगों ने राजनीतिक रूप से बांटे हुए हैं, देश में, राज्य में, शहर में, इस तरह से बांटे हुए हैं। अब है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। क्या कहना चाह रहा है कि अभी जैसा हम अर्थ पर देख रहे हैं, अभी मैप निकालते हैं, वर्ल्ड मैप, और उसमें हम देखते हैं कि 7 महाद्वीप है, फिर महासागर है। जिस जिस जगह पर अभी आपको दिख रहा है मैप में, क्या पहले भी इसी तरह था? उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। किसने बताया? जर्मनी के 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि लाखों वर्ष पहले जो है सारे महाद्वीप, मतलब कितने, 7 महाद्वीप हैं, वो सब किसे, एक ही जमीन का टुकड़ा था। पहले लाखों वर्ष पहले सब एक साथ जुड़ा हुआ था, और फिर क्या हुआ, उसका बंटवारा हुआ। तो इनको उन्होंने पेंजिया दिया। जो जमीन था पहले उसको नाम क्या दिया? पेंजिया, जिसका नाम क्या है? बृहद महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप दिया था। तथा सारे महासागर जो एक साथ थे उसे क्या दिया? पेंथासाला दिया। नाम क्या दिया? पेंथासाला, यानी जमीन का टुकड़ा जो था उसको नाम दिया पेंजिया, और जो जमीन का टुकड़ा नहीं यानी पानी वाला भाग था उसको दिया पेंथासाला। ठीक है। बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ। बाद में ये प्रोसेस करोड़ों साल तक चलने वाला है। करोड़ों साल के बाद क्या हुआ? पेंजिया जो है यानी स्थल भाग है, उस पर क्या हुआ? आंतरिक शक्ति ने वर्क किया। आंतरिक शक्ति मतलब ज्वालामुखी ने वर्क किया। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी और हम लोग चर्चा करेंगे आगे ज्वालामुखी के बारे में। लेकिन ज्वालामुखी क्या करता है? अंदर से फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, और जमीन के टुकड़े का विभाजन कर देता है, या तो ऊपर में जो है सो विनाशकारी परिणाम देखने को मिलता है। तो उसने क्या किया? पंजिया का विखंडन कर दिया, यानी तोड़ दिया, तथा वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप ग्रहण किया। जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं उसी तरह का जो है अब का स्वरूप जो है किसने किया? आंतरिक शक्ति ने बंटवारा करके बना दिया। ठीक है। अब है, सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड उत्तरी भाग तथा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग के नाम से हुआ। अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। चलिए इसको हम फिगर से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक बात करेंगे, एक एक चीज को। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले क्या था? दो चीज था अर्थ में। अर्थ में सबसे पहले पेंजिया था, जो बृहद महाद्वीप यानी जो जमीन वाला टुकड़ा था, और जो पानी का टुकड़ा था उसको हम क्या बोले? पेंथासाला बोले। समझ रहे? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक डब्बा में आप क्या करें, एक मुलायम जो है गेंद लें, कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं, चलिए गुड़ का टुकड़ा ले लेते हैं,
एक बर्तन में हम गुड़ का टुकड़ा लेते हैं, जो गुड़ का रहता है गोल वाला, और उसमें हम पानी डाल करके क्या करेंगे, धीरे धीरे उस डब्बे को रोटेट करेंगे। क्या होगा, गुड़ जो है गलने से पहले कई टुकड़ों में बट जाएगा, और टुकड़ों में बट करके क्या होगा, वह पूरे चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक उसी तरह से हुआ, अर्थ पर जो है पानी भरा हुआ था, और उसमें एक जो है जमीन का टुकड़ा, जिसका नाम हमने क्या बताया, पेंजिया था। जब अर्थ रोटेट कर रहा था, रोटेट के क्रम में और फिर आंतरिक बल जो है अर्थ के नीचे से ज्वालामुखी भूकंप के कारण जमीन का जो है टुकड़ा वो टूटा, और टूट करके जो है अर्थ के चारों तरफ बिखरते चले गए, और ये प्रोसेस करोड़ों वर्ष में चला। तो आगे फिगर से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले जो है ये जो है जमीन का टुकड़ा, इसका नाम पेंजिया दिया गया, और जो ये वाला स्थल का पानी का जो था उसका नाम क्या था, पैंथासाला दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आंतरिक बल के कारण दो भागों में ये टूट गया। क्या हुआ, दो भागों में टूट गया। कौन सा, ये जमीन का टुकड़ा, ये वाला जमीन का टुकड़ा जो है वह दो भागों में टूट गया, और टूटा तो उत्तर वाला जो भाग गया उसका नाम क्या दिया गया, अंगारा लैंड दिया गया, नहीं हाँ अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की तरफ साइड गया उसको क्या बोले हम, गोंडवाना लैंड। इस तरह से समझिए, ये अर्थ है मेरा। अर्थ में यहाँ पे जमीन का टुकड़ा था, यहाँ टूटने के बाद जो इधर वाला चलता गया उसको हमने क्या बोला, उसको बोले हमने अंगारा लैंड, और इधर जो आ गया उसको हमने क्या बोला, गोंडवाना लैंड बोला। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पहले जो पेंथेसाला जो था समुद्र, वो तो समुद्र भी है, समुद्र का भी विभाजन नहीं हुआ है। तो हुआ ये कि अब इसका नाम चेंज होकर के, ये देखिए, अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां नीचे गिरने लगी, इधर गिरने लगी, और इधर से गोंडवाना लैंड से भी नदियां गिरने लगी, इधर से जो भी अवसाद थे जमीन का टुकड़ा वगैरह गिरने लगा। तो उसका नाम क्या पड़ा, तेथिस सागर के नाम से उसको जाना गया। जो भी अवसाद दोनों साइड से गिर रहे थे उसका नाम हमने क्या दे दिया, तेथिस सागर दे दिया। ठीक है, कुछ समय बाद देखिए, अभी तक दो ही टुकड़ा में बटा हुआ है, कुछ समय बाद कुछ इस तरह से जो है सो टुकड़ा हुआ। लोरेशिया जो था, यानी ये अंगारा लैंड, वो जो है इधर चला गया है, अभी भी उत्तरी साइड में है, लेकिन गोंडवाना लैंड का विभाजन होना प्रारंभ हुआ। देखिए प्रारंभ हुआ है, ये गोंडवाना लैंड का देखिए टूट रहा है। ये वाला क्षेत्र देखिए, आपको नहीं लग रहा है, देखिए ये वाला देखिए, ये क्षेत्र नहीं लग रहा है इंडिया का मैप जैसा लग रहा है, इंडिया का मैप। अब ये देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का मैप जैसा लगेगा। ठीक है, और ये वाला जो है सो मतलब साउथ अफ्रीका जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको इस सब से समझ नहीं आने वाला, समझ में आपको इंडिया का मैप से ही आएगा। आपको नहीं लग रहा है, देखिए इस तरह का मैप इंडिया का है। तो क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना लैंड से ही इंडिया का भी विभाजन हुआ, इंडिया टूट करके बाहर हुआ। ठीक है, अब जो है ये कब हुआ, 20 करोड़ साल पहले, इससे भी पहले का बात है। फिर आगे जो है आते हैं, अब देखिए इस तरह से इसका विभाजन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो है इसमें नाम लिख दिया गया है, ये जो है इसका फिर विभाजन हुआ किसका, ये अंगारा लैंड का। अंगारा लैंड का विभाजन होकर के नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया पड़ा, जहाँ चाइना हो गया आपका, रूस हो गया, यूरेशिया पड़ गया। इधर साउथ अमेरिका बनेगा, क्योंकि साउथ साइड में यहाँ से देखिए विभाजन करते हैं हम, इधर जो है सो मेरा उत्तरी साइड है, इधर दक्षिणी साइड है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, साउथ अमेरिका, और ये बन गया मेरा अफ्रीका। अब ये वाला चीज जो दिख रहा है इंडिया, देखिए इंडिया जैसा मैप दिख रहा है, अभी भी यहाँ पे लटका हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया टूट करके उधर गया है, अंटार्कटिका इधर है। अभी के मैप में देखेंगे तो इंडिया क्या हुआ, यहाँ से खिसकते हुए चलता गया, ये टूट करके चलता गया। ठीक है, खिसकते हुए क्या हुआ, खिसकते हुए यहाँ करके यहाँ पर टक्कर खाया, कहाँ पर, यहाँ यूरेशिया वाला क्षेत्र में। और फिर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, ये वाला टकरा करके, देखिए यहाँ से ये वाला टुकड़ा का आप देखिए, ये टुकड़ा देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये टुकड़ा देखिए दूर होकर यहाँ चला गया, और यहाँ से जो टुकड़ा टूटा है वो टुकड़ा टूट करके देखिए कहाँ पर गया, इंडिया यहाँ पर जाके पहुंच गया। और जब यहाँ से जाकर के जब यहाँ टक्कर हुआ, तो टक्कर होने के बाद क्या हुआ, टक्कर होने के बाद यहाँ का ऊंचाई बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक चीज और गौर करेंगे आप, देखिए यहाँ पे बढ़ता चला गया। एक चीज और गौर करेंगे आप, कभी आप दो किताबों को लड़ा कर देखिए, दो किताब अगर एक किताब इधर से एक किताब को लड़ा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों पेज के साथ टकराने के बाद क्या होगा, बीच में फूलता चला जाएगा, किनारे पर यहाँ जो है, यहाँ का ऊंचाई बढ़ता चला जाएगा पेज का, होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हिमालय का निर्माण हुआ और अभी भी इसका ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। एक चीज हो गया। दूसरा चीज और समझने वाला बात है कि आप गौर करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है,
तो पश्चिमी घाट का देखिए ऊंचाई पर है, घाट का मतलब क्या था, पहाड़ जैसा बन गया है, ऊंचाई पर है, पश्चिमी घाट ऊंचा है। तो ऐसा क्यों हुआ, आप इस तरह से समझिए। आप छपरी लोग का देखेंगे, जब रोड में स्पीड से चल रहा है, कोई बाइक लेकर के चल रहा है, अरे एकाएक अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, पीछे वाला जो है वो साइड ऊपर उठ जाता है, पीछे वाला साइड ऊपर उठ जाता है, उठता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर उरेशिया में आकर के इंडिया का ये वाला क्षेत्र जब टक्कर लगा, उरेशिया में जाकर के ये वाला क्षेत्र टक्कर लगा, सबसे पहले मेघालय वाला क्षेत्र टक्कर लगा था, तो टक्कर लगने के बाद क्या हुआ, ये पीछे वाला साइड क्या हुआ, ऊपर उठ गया। ठीक है, ये वाला पीछे वाला साइड ऊपर उठ गया और वहां पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पश्चिमी घाट बना था या पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट भाई यहीं पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ था, जो जा रहा था यहाँ आके टकराया, तो ये बहुत पहले बना हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट जब टक्कर हुआ था तो बना था। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये वाला मैप, देखिए सही से मैप, अब देखिए अब किस तरह से आपको मैप मिल रहा है, इस तरह से बना हुआ मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ से अलग होकर के बहुत दूर चला गया है, साउथ अमेरिका ये सब देखिए, यूरोप वगैरह सारा जो है इधर बिखर गया। ऐसा क्यों हो रहा है, आंतरिक बल और अर्थ जो रोटेट कर रहा है उसके कारण ये सब हो रहा है। इंडिया जो है यहाँ पे आकर के इधर चला गया है, ये देखिए मेडागास्कर शायद है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अंटार्कटिका दूर फैल करके चला गया है। ठीक, तो समझ में आ गया आपको पूरी तरह से कि पेंजिया और पेंथेसाला का विभाजन किसे हो गया है, आंतरिक बल के कारण और फिर अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक, अब आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ देखो, एंडो मतलब होता है अंत, जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति, यानी एक्सो बाय। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक चीज और चर्चा करना था, इस पर हमने चर्चा कर दिया है कि सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन करके अंगारा लैंड बना। ठीक है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना, जो उत्तरी साइड में गया था उसको हमने क्या नाम दिया, अंगारा लैंड, जो दक्षिणी साइड गया उसको गोंडवाना लैंड का नाम दिया। अंगारा लैंड का विखंडन से, अंगारा लैंड का फिर से विखंडन हुआ और विखंडन बन करके क्या हुआ, उत्तरी साइड में जो गया था, तो उसी उत्तरी साइड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ, इसका एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ है। जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से दक्षिण भारत, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पर देखेंगे, गौर करने पर यहाँ पर आते हैं, एक चीज और यहाँ पर गौर करेंगे आप तो पता चलेगा, जब ये चीजें यहाँ पे जाके टकराया, यहाँ से जाकर के इंडिया टकराया, उसके पहले से ही ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी नदियां थी, सिंधु नदी, ये सब नदियां पहले से थी। गंगा नदी जो है सो बाद में बना है, गंगा नदी बाद में बना, इंडिया के जाने के बाद गंगा नदी का विकास हुआ है। उसके पहले से जो है ब्रह्मपुत्र नदियां वगैरह जो थी वो पहले से ही थी। ठीक है, अब आगे, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। जो भारत का पिछला भाग हमने दिखाया वो किसका है, गोंडवाना लैंड का अंग है। अब तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर गोंडवाना लैंड हम किसको बोलते हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का अंग क्यों है। अब एक चीज और प्रश्न मन में आता है कि आखिर आप कैसे हमने पता लगाया इतना दिन पुराना कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है, इस तरह से विभाजन हुआ, किसे पता लगा। तो पता लगाने का सिंपल सा बात यहाँ पर यह था, इससे समझिए पता लगाने का, कि देखिए जो चीजें यहाँ पे, जो भी वनस्पति होगी अगर अफ्रीका में था, वो चीजें यहाँ पर भी देखने को मिली है। जिन जीवों का अवशेष अफ्रीका में इस क्षेत्र में दिखा, वही जीवों का अवशेष यहाँ पर भी देखने को मिला है, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है। तो इससे हमने पता लगाया, और जो भी नॉर्थ अमेरिका में था वो इधर भी देखने को मिला है। इससे हमने पता लगाया कि आखिर बीच में अगर समुद्र रहता तो ये जीव है, ये वनस्पति इतना दूर जाता कैसे, कैसे गया। तब इससे हमने निष्कर्ष इस बात का निकाला कि शुरू में ये सभी चीजें एक साथ थी, जिसका बाद में विभाजन हुआ, और बाद में विभाजन होने के बाद उसके साथ साथ वनस्पति भी जाने लगे और गए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा राज्य झारखंड छोटा नागपुर भी इसी गोंडवाना लैंड का अंग है।
गोंडवाना लैंड का भी हमारा छोटा नागपुर पठार भी यानी झारखंड भी है। अब भूपर पट्टी की कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील है। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये मैग्मा क्या है, भूपर पट्टी क्या है, इसके बारे में जो है आपको अगर जानना हो तो आप अध्याय 2 को पूरी तरह से देखें। मैंने पूरी तरह से उसका एक्सप्लेन किया है शुरू से लास्ट तक, जिस तरह इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह से। अब है स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले बल। स्थल मंडल यानी भूपर पट्टी को जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से बल प्रभावित करते हैं? तो एक है अंतर्जनित बल यानी अंदर के बल, और एक है बाह्य जनित बल यानी बाहरी बल। अंदर जनित बल कौन सा है? एक है आकस्मिक भूकंप। भूकंप में आकस्मिक, आकस्मिक में कौन से आते हैं? भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन आता है। आप बताइए, भूकंप आने से पहले किसी को फोन करके बताता है कि हम आ रहे हैं? नहीं। तो क्या होता है? आकस्मिक आ जाता है। आकस्मिक मतलब एकाएक आ जाना। ज्वालामुखी भी एकाएक आ जाता है, भूस्खलन भी एकाएक होता है। और इसी में जो अंतर्जनित बल में है पटल विरूपण बल, जिसमें क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी होता है या पटल विरूपण बल, यानी ऊपर का जो पटल उसमें पूरी तरह से विभाजन कर देता है। और ये बल कहाँ से आता है? अंदर जनित है, अंदर से ही आता है। अभी मैंने जो इंडिया को बताया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, यह चीज बताया था, टकराने के बाद हुआ। या फिर अगर ज्वालामुखी आ रहा है तो क्या होगा? ज्वालामुखी आने के बाद एक पर्वत का रूप ले लेगा, तो क्या होगा? पटल में जो है सो क्या हो रहा है? पूरी तरह से ऊपर में क्षेत्र में जो है सो नया रूप दे रहा है। एक है बाह्य जनित बल, इसमें क्या आता है? अपर्दन और निक्षेपण से आता है। अपर्दन का मतलब यह हो गया कि बाहर दूर से जो है चट्टानों को का टुकड़ा जो है मलबा ला करके कहीं और ले जाना अपर्दन कहलाता है। तो नदी क्या करता है? धूल कण जितने हैं सारे बहा के ले जाते हैं। उसी तरह हवा करता है, हिम नदी भी वही करता है, बर्फ का नदी। उसी तरह समुद्री तरंग क्या करता है? वह भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक होता है चीजों को। तो ये हो गया बाह्य जनित बल, और ये है अंदर की जनित बल, ठीक है, अंतर जनित बल। अब आगे है देखो, मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। प्लेट के सीमा क्षेत्र को विवर्तनिकी क्षेत्र कहते हैं। प्लेट के जो सीमा क्षेत्र हैं उसको क्या बोलते हैं? विवर्तनिक क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है ये प्लेट? क्या है टाइटोनिक प्लेट या फिर विवर्तनिकी क्षेत्र? अब आगे समझेंगे इसको। गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। इसके कारण? गति के कारण। ठीक, इसको समझने का प्रयास अभी करेंगे आगे, पहले इसको समझने के बाद। इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसे अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कारक कार्य करते हैं। बाह्य कारक कौन कार्य करते हैं? नदी हो गया, पवन हो गया, धूप हो गया, ये सभी चीजें कार्य करता है तथा इसके स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार के भू दृश्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बाह्य कारक काम करते हैं और उसके स्वरूप में परिवर्तन करके विविध प्रकार के नए नए दृश्य का निर्माण कर देता है। अब सोचिए, यहाँ पर एक पत्थर है, एक पत्थर यहाँ पर है, अभी आप देख रहे हैं पत्थर, पता चला अगर लाखों वर्ष बाद देखेंगे वो पत्थर नहीं रहेगा। तो आपका सवाल है कि पत्थर को का नुकसान कौन कर सकता है? लोहा वगैरह रिएक्शन करके रासायनिक प्रक्रिया से खत्म हो जाता है, पत्थर कैसे होगा खत्म? तो समझिए, एक पत्थर है, जब सन का लाइट इसके ऊपर पड़ेगा, सन का लाइट इसके ऊपर जब पड़ेगा, दिन के समय सन का लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है, पड़ने के बाद क्या होगा? धूप जब पड़ेगा तो इसके जो मोलिकुल्स हैं गर्मी से क्या होंगे? फैलेंगे। ये जो है मोलिकुल्स फैलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और रात में जब ठंडा होगा तो फिर सिकुड़ेगा। और यह प्रक्रिया रोज हो रहा है, हजारों साल तक ये होते रहेगा। तो क्या होगा? जो पत्थर ऊपर वाले जो चट्टान का सबसे ऊपरी लेयर है वो क्या होगा? धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अभी इसके ऊपर जब धूल पड़ रहा है, हवा बह रहा है, इससे क्या होगा? ये ऊपर वाला चीज अपर्दित हो जाएगा, यानी हट जाएगा। फिर जो है पत्थर का दूसरा लेयर आया, दूसरा लेयर पर भी वही वर्क कर रहा है, दूसरा लेयर भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और यह प्रक्रिया लाखों वर्ष चलने तक के बाद यह क्या होगा? यह पत्थर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो गया? अरे ये पत्थर कहीं और चला गया है। तो आप जो भूमि पहले से देखे थे उसमें परिवर्तन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। हम लोग को पता है कि मिट्टी का विभाजन इधर उधर हो जाता है, लेकिन पत्थर भी इधर उधर जाते हैं नहीं, समय के साथ। अब आगे देखेंगे। इस प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाली स्थल रूपों का निर्माण दो बलों के द्वारा होता है।
दो बल के द्वारा जितने भी दृश्य आपको दिख रहे हैं उसका निर्माण होता है। कौन कौन से बल हैं? तो कौन कौन से बल हैं? एक है अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स, ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। एक है बाह्यजनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स, ऐसे बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर से होता है, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब चीजें। बाह्यजनित बल जो है ऊपर में जो है पवन हो गया, हिम नदी वगैरह जो है पानी के द्वारा भी जो है नए स्थल रूप का निर्माण होता है, उसको हम बाह्यजनित बल कहते हैं। अब आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। यानी ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का मतलब यह हो गया कि पृथ्वी के अंदर के भाग से जब लावा बाहर निकलता है तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। तो लावा पृथ्वी के अंदर से कहां से निकलेगा? तो छिद्र और दरार से निकलेगा। तो जो भी किताब में दिया है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एक अच्छी तरह से जो है इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो भी किताब में दिया है उसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से समझिए। सबसे पहले है हमारा अर्थ। ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है। कितने लेयर से? 3 लेयर से बना हुआ है, ये सब हम लोग जानते हैं। पहला लेयर जो हो गया मेरा, ये लेयर इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। इसके बाद जो है बीच वाला जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम परवार बोलते हैं, मतलब मेटल बोलते हैं। पिछली कक्षा में पूरा पढ़ाया है लेकिन यहाँ समझने के लिए करना पड़ रहा है। और सबसे ऊपरी वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, सबसे ऊपरी वाला लेयर जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं भूपर पट्टी। इसको क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब सोचिए, भूपर पट्टी जो है स्थल भाग है। भूपर पट्टी वाला क्षेत्र में जो है मिट्टी है, मिट्टी है, पत्थर है, फिर पानी है, ये सभी चीजें कहाँ पर है? भूपर पट्टी पर है। लेकिन अंदर वाला जो ये वाला दिख रहा है परवार वाला क्षेत्र, परवार वाला यानी मेटल वाला क्षेत्र, वहां पर क्या है? सभी चीजें ऊपरी दबाव से, मिट्टी का जो ऊपर का दबाव है उसका, इसके अलावा जो हीट है उसके कारण सारी चीजें पिघल करके क्या बन गया? मैग्मा बन गया। अंदर में पिघला हुआ जितना चीज है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा बन गया है, और मैग्मा बन जाने के बाद क्या हुआ है? पिघला हुआ चित्र, और अंदर का जो भाग दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, वह भी पिघला हुआ है। पहला लेयर मेरा क्या था? भूपर पट्टी। दूसरा लेयर मेरा क्या है? परवार है। और तीसरा लेयर मेरा क्रोड है। अध्याय 2 में हमने पूरी तरह से पढ़ाया है, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब एक क्या है, हैरी हेंस नाम का जो है, हैरी हेंस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने दिया प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। क्या दिया? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। और उसने क्या बोला कि ज्वालामुखी जो है वह 2 प्रकार से बनते हैं। एक उद्गार के रूप में, उद्गार यानी सक्रियता के आधार पर, एक होता है विस्फोटकता के आधार पर। सक्रियता मतलब कि सक्रिय है या नहीं है उसके आधार पे। तो उसको बाद में चर्चा करेंगे, सारे बुक में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद हैरी हेस ने क्या बताया? हैरी हेस ने ये बताया कि अर्थ जो है, ये जो दिख रहा है आपको क्षेत्र, ये क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, मतलब ये कि ये वाला भूपर पट्टी वाला क्षेत्र जो है, भूपर पट्टी वाला क्षेत्र कई प्लेटों से बना है। किसे? कई प्लेटों से बना, यानी ये वाला भूपर पट्टी वाला क्षेत्र कई प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। यानी जमीन का टुकड़ा से मिलकर के बना है। सब एक ही जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई जमीन का टुकड़ा से मिलकर बना हुआ है। उसने बताया कि 7 प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, 7 प्लेटों से मिलकर के बना है। इसी तरह 18 और प्लेट हैं। ये प्लेट जो है 7 था, ये हैरी हेज ने बताया। ठीक, तो अब क्या होता है, ये प्लेट पर देखेंगे कहीं पर जो है इधर पहाड़ है,
कहीं पर जो है सो स्थल भाग है, तो कहीं पर ऊंचा हुआ भाग है, तो कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं ऊंचा हुआ भाग है, कहीं पानी भरा हुआ है। इसमें समझ में आ गया? इस पे कोई समझने वाला बात है क्या? नहीं। अब इस प्लेट को जो है इसको और जूम करके बनाने का प्रयास करते हैं। इस फिगर को देखिए, अब इस तरह समझिए कि ये वाला जो जमीन वाला भाग है, ये जमीन का भाग है, ये जमीन का भाग है, यहाँ भी जमीन होंगे, ठीक है, यहाँ भी जमीन होंगे। अब ये जो है सो मेरा जल वाला है, ये जल है, यानी महासागर है ये है महासागर, और ये है महाद्वीप, ये है महाद्वीप यानी महाद्वीप है, ठीक है, महासागर है और ये है महाद्वीप, महाद्वीप है। अब आपको ये देखना है, उसने बताया है कि भूपर पट्टी का मोटाई जो है 35 किलोमीटर होता है। अरे ये जो अब यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र के कारण यहाँ तो स्थल भाग है नहीं, पानी है, तो यहाँ का मोटाई क्या होगा? पतला हो जाएगा। तो यहाँ का मोटाई करीब 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में होता है, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में। अब नीचे वाला लेयर यहाँ पे मैंने बताया है कि मैग्मा है सारा, तो यहाँ भी मैग्मा होगा। नीचे वाला लेयर जो है मैग्मा है। अब मैग्मा क्या करता है? हीट है पूरा, तो मैग्मा का विस्तार होता है गर्मी से, यहाँ से हीट का जो है जो लेयर बन करके क्या होता है, ऊपर उठता है, ये उठ करके ऊपर गया, यानी मतलब ये था, समझिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर के ऊपर गया और फिर इधर से नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। अरे यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, ऊपर जाना और नीचे आते रहता है। अब सोचिए इस तरह प्रक्रिया हो रहा है, तो यहाँ वाला जो भाग है, चट्टान वाला भाग, ये भी तो कमजोर होते जाएगा। अब कमजोर होते जाता है धीरे धीरे, और कमजोर होकर के इतना कमजोर हो जाता है कि जो अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसको सहन नहीं कर पाता, और सहन नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, नीचे वाला जो मैग्मा है यहाँ से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। किधर से? नीचे वाला मैग्मा यहाँ से ऊपर बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और बाहर निकल के इस तरह से जमा होने लगता है यहाँ पर, कहाँ पर? समुद्र में। इसीलिए आपको पता चलेगा अधिकतर ज्वालामुखी जो है कहाँ पे होता है? समुद्र के क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र मेरा तो भूपर पट्टी था, और ये मैग्मा वाला क्षेत्र मेरा क्या है? परवार है, परवार है, ये वाला परवार है। तो ज्वालामुखी का उत्पन्न कैसे होता है पता चला? और भी कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो है मेरा यही है कि मैग्मा जो है हीट के कारण धीरे धीरे ऊपर में संवहन क्रिया के कारण ऊपर बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर यहाँ टकराता है, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाता है, जाने के बाद फिर नीचे आ जाता है, और फिर ये गर्म होकर के फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब इस प्रक्रिया के कारण यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ का जो चट्टान है उसको गलाते जाता है, कमजोर करते जाता है, जितना कमजोर हो जाता है कि ये वाला चीज जो यहाँ सहन नहीं कर पाने के कारण निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्रक्रिया यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ का मोटाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आता है, तो कहाँ पे आता है? समुद्र क्षेत्र में आता है। इसलिए देखेंगे आप ज्यादातर जो है ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में है। अब उसके बाद अब ये समझ में आएगा आपको कि ये जो प्लेट है, 7 प्लेट में जो बांटा गया है, ये 7 प्लेट में हैरी हेस ने जो बांटा, किस आधार पे बांटा? तो उसने देखा कि अर्थ पर ज्वालामुखी आखिर अधिकतर आ कहाँ रहे हैं। तो आप इस फिगर को देखेंगे तो पता चलेगा, जब इस फिगर को आप देखेंगे तो यहां पर पता चलेगा आपको, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है जहां जहां ज्वाइंट था, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, वहीं पर सबसे ज्यादा कमजोर था। अब जब कमजोर यहाँ पर था तो यहीं पे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? विनाशकारी किनारा भी बोलते हैं। समझ में आ गया ज्वालामुखी कैसे आता है? अब चलिए ज्वालामुखी समझने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और डिटेल से जो है आगे कक्षा में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक मैं जितना बता दिया हूँ यह बहुत काफी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए नीचे से, देखिए लावा निकल रहा है, इस फिगर में देखने का प्रयास के लावा निकल रहा है ऊपर, ठीक है। अभी जो निकल रहा है, ये जो मुंह मुंह दिख रहा है आपको, कीप मुंह देखो, कीप जैसा जो मुंह है, ये जो कढ़ाई जैसा जो मुंह है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। जहां से लावा निकल रहा है, जो कीप जैसा मुंह आपको दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, जब तक जमीन में यह है
ये लावा जब तक जमीन में आने पिघला हुआ जो क्षेत्र है, चीजें वो जमीन में है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलते हैं उसको, जब तक जमीन में। अभी जैसे बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लावा नाम पड़ जाता है, इसको लावा बोलते हैं। देखिए बाहर आने के बाद नाम क्या पड़ गया, लावा पड़ गया। ये जो है सो निकास नली है। ऊपर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये प्रोवर है, परपट्टी यानी भूपर पट्टी है, और नीचे वाला क्षेत्र जो जहां से मैग्मा निकल रहा है वो परवार से निकल रहा है। मतलब अब इस बात को ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी हमेशा परवार में जो मैग्मा है उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया है। इसके अलावा भूपर पट्टी से जो है कोई भी लावा, मतलब भूपर पट्टी जो है वहां पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भूपर पट्टी पर नहीं आते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लावा आता है वो सारा परवार से बाहर आता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब क्या होता है, इसके साथ गैस निकलता है, धूल निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, पत्थर के भी टुकड़े निकलते हैं, सारा चीज यहाँ से जिसमें निकल रहा होता है। तो यहाँ का जो इधर भूपर पट्टी का जो पत्थर वगैरह टुकड़ा उसको भी साथ में लेके जाते हैं। ठीक, तो निकलता है। आगे देखिए, इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से एक पतली नली से होता है। देखिए पतली नली, ये वाला निकास नली है ना, पतला नली से, जिसे ज्वालामुखी नली यानी वेंट कहते हैं। इस नली यानी ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर हम क्या बोले, जो टोकरी नुमा मुंह जैसा बन जाता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। एक चीज याद रखेंगे, अगर ये टोकरी नुमा मुंह जो है, अगर ये बड़ा हो जाए, कभी क्या होता है, ये टोकरी नुमा मुंह जो है ये समय के साथ बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं। अच्छा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कालडेरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कालडेरा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रेटर जो है, ये जो टोकरी नुमा जो दिख रहा है आपको, ये वाला कढ़ाई नुमा क्रेटर, तो क्या ये पतला रहता है, तो नहीं, ये बहुत बड़ा होता है। अगर आप याद रखेंगे, लोनार झील भारत का, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, लोनार झील जो है क्रेटर ही है। अब वहां ज्वालामुखी शांत हो गए हैं तो वहां पानी भर गया है, तो क्रेटर को हम लोग क्या बोले, झील बन गया। टीटी काका झील जो है वो भी क्या है, क्रेटर है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक है, देखिए जानने योग्य बातें, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी मुखी मतलब अभी भी जगा हुआ है, समझेंगे आगे। ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार में होते हैं। उद्गार अवधि यानी सक्रियता के आधार पर, यानी कितना सक्रिय है ज्वालामुखी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्वालामुखी बहुत साल पहले आया था अब सो गया है, अभी कितना एक्टिव है इसके आधार पर। पहला है सक्रिय एवं जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय एवं जागृत ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलते रहता है उन्हें हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। सोचिए आप खुद से, इसको जागृत का मतलब होता है जागना। ठीक है, अगर आप जगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। उसी तरह अगर ज्वालामुखी जगा हुआ है, सक्रिय है, तो क्या करेगा, लावा गैस वगैरह निकलते रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। तो इटली का एटना और स्ट्राम्बोली एक हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा हवाई द्वीप का मोना लोवा तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी प्रमुख उदाहरण है जागृत ज्वालामुखी का। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक है प्रसूत ज्वालामुखी। प्रसूत ज्वालामुखी किसको बोलेंगे, ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं। मतलब एक ज्वालामुखी जो अभी जिंदा था, कुछ साल पहले जिंदा था, 50 साल 100 साल 1000 साल पहले जिंदा था, लेकिन अब क्या हुआ, शांत पड़ गया। अब शांत पड़ जाने का मतलब अभी शांत पड़ा है, तथा इससे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। फिर से इसको जगने का लक्षण जो है दिखाई नहीं पड़ता है, पर अचानक इसमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। लेकिन फिर से जो क्या होता है, फिर से जो है इसमें जाग जाता है एकाएक। हमने बताया कि आंतरिक बल जो होता है वो कैसा होता है, मतलब एकाएक हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, किसी को बता के नहीं होता है, तो ये जग जाता है एकाएक। जैसे इटली का वसुवियत, इंडोनेशिया का क्रोकोटोवा, और जो है विश्व के प्रमुख प्रसूत ज्वालामुखी हैं। कौन कौन है, इटली के विसुवियस, इंडोनेशिया का क्रोकोटोवा, विश्व के प्रमुख प्रसूत ज्वालामुखी में गिने जाते हैं, इसका नाम है। अब है शांत ज्वालामुखी तीसरा, एशिया ज्वालामुखी का
उद्गार पुनः तथा समाप्त हो जाता है। इससे ज्वालामुखी जो पूरी तरह से अब शांत हो गया, पहले ज्वालामुखी था लेकिन अब जो है शांत हो गया है। इसके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कौन सा, लोनार झील। लोनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। टिटिकाका झील, ये दोनों झील जो है वह शांत झील के अंतर्गत आते हैं। इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है। अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपो तथा दक्षिण अमेरिका का चिम्बोराजो विश्व के प्रमुख शांत एवं मृत ज्वालामुखी है, यानी ये मर गया है, ऐसा ज्वालामुखी है। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न आता है कि सर ज्वालामुखी के साथ क्या क्या चीज बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी के साथ जो है जो निकलते हैं गैस लावा वगैरह जो निकलता है, सबसे पहले आप रखेंगे ठोस पदार्थ जो निकलते हैं। ठोस पदार्थ जो निकलते हैं उसमें चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं। इसके अलावा बड़े और छोटे हो सकते हैं। लिक्विड में क्या निकलेगा, लिक्विड में निकलता है मैग्मा। मैग्मा जब अंदर में हो, पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसमें हम बोलते हैं मैग्मा। इसको जब बाहर आ जाता है, जब बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब बाहर आ जाता है तो ज्वालामुखी के अंदर बाहर आने पर, बाहर आने पर इसका नाम हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, लावा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षारीय लावा, क्षारीय लावा इसमें जो है, क्षारीय लावा में क्या होता है, रेत की मात्रा, रेत की मात्रा जो है सो 40 से 55% होता है। 40 से 55% रेत की मात्रा इसमें होता है क्षारीय लावा में। और इसमें जो है सिलिका यानी अम्लीय लावा एक हो गया। अम्लीय लावा में रेत की मात्रा यानी सिलिका की मात्रा 65% से 85% तक होता है। अब रेत की मात्रा इसमें कम है तो ये लावा क्या करता है, दूर तक जाते हैं, फैल जाते हैं। दूर तक जाते हैं। सोचिए ना कि बाहर निकला ये रेत का लावा जो है सो बहुत, रेत में रेत कम है तो क्या करेगा, ये लावा मैग्मा जैसे बाहर निकलेगा लावा और फैलेगा, दूर तक फैल जाएगा। और ये फूल फैल करके क्या करता है, पठार का निर्माण करता है, फैल जाता है पूरी तरह से। तो पठार यानी मैदानी क्षेत्र का निर्माण करता है। और ये रेत वाला लावा जो है इसमें यानी अम्लीय लावा जो है इसमें 60 से 80% रहता है रेत। तो ये क्या करता है, पत्थर का निर्माण कर लेता है, यानी पर्वत का निर्माण कर लेता है। क्योंकि जब निकला बाहर तो ये ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, बच्चा बढ़ते जा रहा है, तो पर्वत का निर्माण है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। अब है ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत अथवा लावा पठार, गर्म जल, झरने, कॉल्डेरा आदि का निर्माण करता है। तो ज्वालामुखी पर्वत हमने बता दिया कैसे बनता है, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। और इसके अलावा पता है लावा पठार यानी अगर रेत की मात्रा, सिलिका की मात्रा अगर 40 से 55% है तो क्या बन गया, वो पठार बन गया। इसी गर्म जल भी बन जाता है। गर्म जल के बारे में चर्चा नहीं किए हैं लेकिन गर्म जल भी का झरना बन जाता है, गर्म जल का झरना। कॉल्डेरा का निर्माण हो का आदि का निर्माण होता है। कॉल्डेरा मतलब क्या, कॉल्डेरा हम बताए, क्रेटर अगर ज्यादा फैल गया हो तो उसको कॉल्डेरा बोल देंगे हम लोग। टोकरी नुमा, कटोरी नुमा जो बड़ा आकृति बन गया हो तो उसको, यानी ये कटोरी नुमा अगर कढ़ाई जैसा बन गया, ज्यादा चौड़ाई में बन गया तो उसको हम लोग कॉल्डेरा बोल देंगे। भारत का दक्कन लावा पठार तथा झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है, ठीक है। दक्कन क्या बना, सोचिए वहां पर जो सिलिका यानी ज्वालामुखी से जो बाहर निकला सिलिका, वो किस तरह से निकला, उसमें रेत की मात्रा कम थी। रेत की मात्रा जब कम थी तो उसको जो लावा है दूर तक फैला और पठार का निर्माण कर लिया। अब आता है भूकंप यानी अर्थक्वेक। भूकंप यानी अर्थक्वेक पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप हम कहते हैं। प्लेटों की गति, ज्वालामुखी उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण है। क्या क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पृथ्वी के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। कंपन कैसे होता होगा पृथ्वी पर, कंपन कैसे होता होगा, सोचिए
जब ज्वालामुखी बाहर आया, यहाँ से ज्वालामुखी जब बाहर आया अर्थ के भाग से, तो ज्वालामुखी जब आया तो क्या होगा? धरती तो हिलेगी ही। अभी तक इतना हमने समझा, अभी तक यहाँ इस फिगर में हमने समझने का प्रयास किया कि ये क्या है, ये प्लेट जो है सो लावा पर है। ये सारे प्लेट किसमें है? लावा पर है। मटर का दाना जो है आप एक पानी पर रखिए, उसको नीचे से हीट कीजिए, हीट करने पर क्या होगा? मटर का दाना हिलने लगेगा। उसी तरह से समझिए कि नीचे जो है सो क्या है? लावा है, मैग्मा है। मैग्मा पर ये छोटे छोटे मटर के दाने रखे गए हैं, जिसका हमने नाम दे दिया है, क्या दिया है? प्लेट से दिया हुआ है। अब नीचे जितना हीट बनेगा, यहाँ इसको इसके ऊपर दबाव बनेगा, ये दबाव बनेगा और ये क्या होगा? धीरे धीरे हिलता रहेगा। ये हर समय गति करते रहता है, हिलते रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब यह दबाव अंदर का नीचे वाला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है? ये सभी क्षेत्रों में जहां पे देखिए प्लेट जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है? इन सभी क्षेत्रों में ये जो दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट टकराने का प्रयास करते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे से टकरा गया, टकराने से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उस पे भूकंप का असर दिख रहा है आपको। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, यहाँ पे हलचल होने के बाद दूसरा इधर भी तो हलचल हो रहा है, उससे भी क्या होगा? भूकंप आते हैं। तो सिंपल से याद रखेंगे आप, भूकंप कैसे आते हैं? प्लेटों के टकराने से, टाइटोनिक प्लेटों के टकराने से। प्लेट्स कितने हैं? 18 हैं। 18 नहीं, मतलब 7 बड़े प्लेट्स हैं, बाकी 18 प्लेट्स हैरी हैंड्स ने दिया है, लेकिन करीब 100 प्लेट्स भी हैं। आगे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो क्या हमने बताया कि ज्वालामुखी उद्गार के प्लेटों की गति के कारण होता है, भूकंप आते हैं। फिर जो उसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं, उसमें भी तो प्लेटों को दूर धकेलने की कोशिश करता है। सोचिए, यहाँ से ज्वालामुखी बाहर आया तो इधर वाला क्षेत्र इधर इस तरह गति होगा, इधर गति होगा। तो दोनों अगर हिल रहा है, जिसका मतलब बाकी जितने प्लेट्स हैं वो सारे हिलेंगे, तो इससे भी होता है। इसके बाद है कि भूपटल भ्रंश। भूपटल भ्रंश यानी जमीन का ढह ढह जाना भी क्या होता है? उसके कारण ही भूकंप आते हैं। जमीन अगर ढह गया नीचे तो क्या होगा? गति विपरीत साइड जाएगा, और विपरीत साइड जाने से भूकंप आएंगे। और इसके अलावा एक होता है जलीय भार। इसको समझने का प्रयास करेंगे, जलीय भार क्या है। ठीक है, तो जलीय भार देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूकंप की संभावना नगण्य है, जैसे कि दक्षिण भारत। वहां पे बोला जाता है कि शांत क्षेत्र, यहाँ पे भूकंप कभी आ नहीं सकते। क्या हो सकता है? भूकंप कभी नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में एक बार भूकंप आ गया। किस जगह पर? कोयना जलाशय परियोजना जो महाराष्ट्र में है, 1967 ईस्वी में कोयना बांध, यानी कोयला जलाशय परियोजना के कारण बांध आ गया था। हुआ ये था, क्या होता है देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पर अर्थ पर डैम बना करके क्या करते हैं? पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने के बाद यहाँ पर जो है सो पहले पानी मतलब इधर से नदी जा रहा था, इधर से भी नदी आ रहा था। हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर एक डैम बना दिया, यहाँ पर एक डैम बना दिया। इस पे ये भूपर पट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर डैम बना दिया। यहाँ पर जो है बांध का पानी फैल रहा है, यहाँ पे बांध का पानी है, लिख देते हैं। देखिए, बांध का पानी, बांध का पानी है। यहाँ पर पहले एक चट्टान, यहाँ पर देखिए एक चट्टान है, पहले जल के नीचे एक चट्टान था, जहां पर पहले नदी बह रही थी। चट्टान 1 है। अब इसके नीचे और भी चट्टान है, जरूरी थोड़ी कि एक ही चट्टान होगा, इसके नीचे और चट्टान है, चट्टान 2 है। इसका नाम हमने दे दिया चट्टान 2। अब यहाँ पर जल जब भरा गया है ज्यादा, तो यहाँ की जो चट्टान, ये वाला चट्टान जो है, ये चट्टान जो दिख रहा है, इसको इतना पानी सहने का आदत नहीं है। इतना पानी सहने का आदत का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जो है पहले बारिश के ही पानी आते थे, या तो नदी के पानी आते थे, जो नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि नदी के पानी और बारिश का पानी जो है सो उतना ज्यादा ज्यादा भार इसके ऊपर नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर हमने क्या बना दिया, पानी जलाशय परियोजना के अंतर्गत पानी का डैम बना दिया ऊंचाई तक, तो ये जो है पानी रिसते हुए जो है चट्टान चट्टान के ऊपर दबाव बना रहा है। और चट्टान के ऊपर दबाव बना रहा है, तो धीरे धीरे चट्टान के अंदर से पानी रिसते हुए क्या होता है? पानी यहाँ पर जमा के स्टोर होता है, जहाँ पे दोनों चट्टान का ज्वाइंट है वहां पर स्टोर होता है। अब हम लोग को पता है कि नीचे मैग्मा है, अर्थ के नीचे, तो ये मैग्मा क्या करता है? इसमें गति करते रहता है। अब इसके ऊपर जब मैग्मा वाला दबाव अगर पड़ेगा, तो दबाव पड़ने के बाद क्या होगा? इसमें फिसलन उत्पन्न होता है, ये जो है हिलता है। अब हिलने के कारण
यहाँ पानी है और पानी क्या कर रहा है, ग्रीस जैसा वर्क करता है, और ग्रीस करने के जैसा वर्क करने के बाद अगर ये हिला, ये वाला चट्टान, तो ये भी चट्टान फिसलने लगता है, और ये चट्टान फिसलने से क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या आ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, क्योंकि ये चट्टान अगर हिल रहा है तो इस चट्टान पर आने वाले जो भी चीज है सब हिलने लगते हैं। अब बोलिए कि चट्टान तो छोटा है, डैम है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का सिंपल सा है, जितना देर बड़ा डैम है क्या उतने बड़ी चट्टान है, नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पानी अंदर चला जाना, पानी अंदर चले जाने के बाद चट्टान हिलते हैं बहुत जोरों से, और हिलते हैं यानी फिसलन होता है, फिसलन होने के बाद ऊपर में भी प्रॉब्लम होता है, ऊपर में लोग जो है सो हिलना चालू हो जाता है तो भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया, जलाशय भार के कारण भी भूकंप आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण प्लेटों की गति अथवा प्लेट विवर्तन की क्रिया है। जिस तरह से ज्वालामुखी वाला कारण बताया हमने, प्लेट विवर्तन की क्रिया, यानी अंदर में जो है प्लेट घूम रहे हैं, यानी मैग्मा पर जो है सो तैर रहे हैं, मैग्मा से भार ज्यादा पड़ा तो क्या होगा, प्लेट्स में भी फिसलन होगा, दो प्लेट जहाँ पे जुड़े हुए हैं वहां पर क्या होगा, रगड़ाएगा, रगड़ाने के कारण दबाव बढ़ेगा और फिर क्या होगा, भूकंप आ जाएंगे। एक चीज और है, जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण के कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। भूमि में असंतुलन के कारण महाराष्ट्र के कोयना 1967 ईस्वी में आया भूकंप का कारण कोयला जलाशय को माना जाता है। कोयना जलाशय परियोजना जो है उसमें जो डैम बना है उसको, जो महाराष्ट्र में आया था उसको माना गया था। जब वहां पर देखा कि ये शांत क्षेत्र है महाराष्ट्र का, फिर भी यहाँ भूकंप कैसे आ सकते हैं, जब लोगों ने उस पर स्टडी किया तो पता चला कि इसके कारण से आया है, यानी कि पानी डैम अगर बना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, पानी रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे जा रहा है और चट्टानों में भी रगड़ खाने के कारण भूकंप आ रहे हैं। धरातल के नीचे का वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होती है उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, जहां से चट्टान के अंदर जिस जगह पर जो है, ये सबसे पहले दो टाइटेनिक प्लेट्स, देखिए ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों को टक्कर हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, उद्गम केंद्र बोलेंगे, यानी फोकस। सबसे पहले फोकस मेरा यहीं पर था, उद्गम केंद्र देखिए ये वाला है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है अभिकेंद्र कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब ये इस तरह का भूमि है, ठीक है, यहाँ पे प्लेट में टक्कर खाया है यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र हम बोलेंगे, उद्गम केंद्र बोलेंगे। ठीक है? अब इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट यानी सबसे छोटा दूरी, सबसे पहले इसी के ऊपर में जो जमीन वाला क्षेत्र है सबसे पहले यही ना पहुंचेगा। अगर ये जा रहा है, देखिए इस तरह रिंग बना करके जा रहा है तो सबसे पहले जमीन पर जो यहीं पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से अगर इधर पहुंचेगा दूरी ज्यादा है तो यहाँ पहुंचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, उद्गम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिक केंद्र यानी एपी सेंटर। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र में देखिए भूकंप का अनुभव, देखिए उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का सतह वाला क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र। अधिक केंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है। अधिक सबसे पहले वहीं पहुंचता है, तो नीचे का जितना ऊर्जा है सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, जहां सबसे पहले पहुंचा वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। तथा अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता क्या होता है, कम होते जाता है, तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाता है। अब भूकंप के तरंगे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भूकंप के समय तीन प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है। ये भूकंपीय तरंगे हैं, कौन सा, एक है अनुदैर्ध्य तरंग, सबसे पहला है अनुदैर्ध्य तरंग। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग इस तरह से है, ये देखिए अर्थ का क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। अगर यहाँ पर भूकंप आया तो ये वाला तरंग जो है ऊपर जाता है डायरेक्ट और फिर वापस इसी रोल में नीचे आता है, ये तरंग, ये वाला हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। इसको प्राथमिक तरंग बोलते हैं, पी तरंग। इसकी गति सबसे तीव्र होती है, इसकी गति सबसे तीव्र होती है, तभी तो ये सबसे पहले ऊपर पहुंच गया। लेकिन क्या होता है, ये गति जो है सो एक पहला हो गया, दूसरा एक और गति, मान लीजिए एक ही गति ऊपर नहीं जाएगा, एक और गति यहाँ से उत्पन्न हुआ और इसके बाद पहुंचा तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक यानी एस तरंग बोलेंगे। ये अनुपस्थ गति होता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आप सिनेमा हॉल में या तो कहीं एक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, एक लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर दीवार है, यहाँ पे आप लाइन लगे हुए हैं। अब अगर पीछे वाला धक्का दे रहा है तो क्या होगा, ये धक्का पूरे ऊपर तक जाएगा, जिस तरह यहाँ से धक्का हो जाने के बाद सबसे ऊपर तक गया। फिर अगर ऊपर वाला गुस्से में फिर से धक्का दिया तो क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा, एक धक्का नीचे आ गया, इस तरह धक्का नीचे आ रहा है, ठीक। लेकिन क्या हुआ, कोई चालाक लोग जब पीछे से धक्का जाने के बाद जब नीचे से आ रहा था उसमें इसने क्या किया, यहाँ से जगह चेंज करके बाहर निकल गया,
अब ये आदमी यहाँ से बाहर निकल गया, तो वही वाला तरंग जो है यश तरंग है, जो अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, जो इस तरंग के 90 डिग्री में तरंग होते हैं। इस तरंग देखिए, यह पी तरंग से कम तीव्रता वाला होता है। एक है पृष्ठीय या धरातलीय एल तरंग, हानि से होती है, यानी इसकी गति सबसे कम होती है, सर्वाधिक हानि इसी से होती है। अब एल तरंग क्या होता है? जब ये दोनों तरंग ऊपर गया, ये दोनों एस और पी, यानी पी और एस तरंग ऊपर गया, उसके बाद ऊपर का जो जमीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लहर उत्पन्न हुआ, और ये वाला क्षेत्र तरंग क्या बोलता है? एल तरंग बोलते हैं, और इसको हम अप्रत्यक्ष तरंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एस और पी तरंग का ही ये परिणाम है एल तरंग। यह गति सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि सोचो ये पृष्ठ पर हो रहा है, ये गति सबसे पृष्ठ पर हो रहा है, ऊपर में, इसीलिए ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है। ठीक है। अब है भूकंप प्रभावित क्षेत्र। विश्व का भूकंप प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीप पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है। एक है प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला यानी रिंग फायर भी कहा जाता है। परिमेखला मतलब क्या होता है? ये बाउंड्री। प्रशांत महासागर इस तरह का है, देखिए यहाँ पे फिगर में समझने का कोशिश करते हैं। ये हो गया मेरा पैसिफिक ओशियन, ये जो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये वाला ऊपर दोनों साइड दिख रहा है। अगर ये दोनों गोल है, गोल हो जाएगा, तो ये वाला इधर से जुड़ जाएगा और ये वाला इधर से जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये वाला रिंग, फिर इधर वाला जो रिंग है, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर जितने भी हैं, इसको हम क्या बोले हैं? रिंग मेखला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट जो है सटा हुआ है, जिसके कारण ज्वालामुखी और भूकंप अधिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी प्रशांत महासागर के जो परिमाप है, यानी बाउंड्री है, वहां पर ज्वालामुखी और भूकंप की अधिकता देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार म्यांमार के कानोम पर्वत से लेकर के भूमध्य सागर तक है। भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है। भारत में हिमालय पर्वत तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। क्यों भूकंप प्रभावित क्षेत्र प्रमुख है? क्योंकि हमने पढ़ा गोंडवाना लैंड जब आकर के अंगारा लैंड में जब सटा, तो वहां तो टाइटेनिक प्लेट 2 बना हुआ है, तो अभी भले नहीं आ रहा हो भूकंप, या तो भी ज्वालामुखी नहीं आ रहा हो, लेकिन ये करोड़ों साल की प्रक्रिया है, लाखों साल की प्रक्रिया, कभी न कभी जरूर आएगा ही आएगा। इसीलिए देखते हैं नेपाल वाला क्षेत्र जब भूकंप आता है, तो हम लोग बिहार, झारखंड वगैरह, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सब एक ही प्लेट का भाग है। और ये दूरी बढ़ने के कारण हम लोग मतलब साउथ साइड में ये देखने को नहीं मिलता है। अब क्या बचाव है भूकंप से, उस पर चर्चा करेंगे। भूकंप से बचाव के उपाय 3 स्तर पर करना चाहिए। भूकंप आने से पहले इस चरण में आपातकालीन योजना बनाना, पहले से योजना बना लेना कि भूकंप आएगा तो हम कैसे बचेंगे। घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान हो, जैसे मेज पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दरवाजे के पास। घर की बीमा पॉलिसी समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा घर की नींव की जांच करानी चाहिए। ये हो गया भूकंप आने से पहले। हम मेज वगैरह जो है, पलंग वगैरह थोड़ा मजबूत बनाएं। इससे क्या होता है, जैसे भूकंप के झटके आपको लगे, तुरंत आप मेज और पलंग के नीचे चले जाएं। इससे क्या होगा, अगर ऊपर से पंखा गिर रहा है, या फिर यानी छोटे झटके अगर हैं भूकंप के, तो ऊपर से पंखा गिर रहा है, कुछ सामान गिर रहा है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो सारा किस पे गिरेगा? बेड पर गिरेगा, मेज पर गिरेगा। दरवाजे के कोने पर अगर चले जाएंगे, तो वहां पर ज्वाइंट होता है दोनों कोना का, तो वहां भी कम नुकसान देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर भूकंप के झटके अगर तेज हैं, तो इससे कोई काम नहीं आने वाला, पूरी बिल्डिंग ढह जाने के कारण बच नहीं सकते हैं आप। दूसरा है, भूकंप आने के दौरान हम क्या करें? इस समय मकान के अंदर हैं तो सुरक्षित स्थान में रहिए, मतलब कहाँ? मेज पलंग वगैरह के नीचे। घर से बाहर हैं तो खुली जगह पर जाइए। समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची जमीन की तरफ जाइए। क्यों ऊंची जमीन की तरफ, समुद्र के किनारे में जाना पड़ेगा? क्योंकि भूकंप के झटके के कारण समुद्र में लहर आएंगे। अभी जहां तक पानी रहता था समुद्र में, भूकंप के झटके के कारण वह पानी जो है कई किलोमीटर तक और आगे तक आ जाएंगे, जिसमें आपको नुकसान हो जाएगा। वाहन चला रहे हैं तो खुली जगह पर जाइए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे के अगल बगल में रहेंगे तो क्या होगा? गिरने का खतरा होता है।
आपकी गाड़ी पर गिरेगा, नुकसान होगा। अगर नदी के ब्रिज पर हैं, तो ब्रिज से दूर हट जाइए, ब्रिज टूटने पर आपको नदी में गिरने का खतरा होगा। ठीक है? अगर घर में है तो आप उतरने का कोशिश मत कीजिए, अगर ऊपर बिल्डिंग में है तो जो है लिफ्ट लेने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर बिजली कट जाएगा तो आप लिफ्ट में फँसे रह जाएँगे, तो नुकसान होगा इससे। भूकंप आने के बाद स्थानीय रेडियो एवं दूरसंचार केंद्रों का प्रसारण सुनिए। चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कीजिए। बिजली की आपूर्ति बंद कीजिए। क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का भी प्रयास कीजिए। अब समझने वाली बातें हैं, जानने योग्य बातें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के भूकंपों का अध्ययन किया जाता है कि आखिर भूकंप कैसे आया था? क्या कारण था भूकंप कैसे आया? कहाँ-कहाँ पर भूकंप आ सकते हैं, संभावना है? इस सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम क्या है? भूकंप लेखी। अगर आप भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, जिस यंत्र से मापा जाता है उसको भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर होता है। किस पे? रिएक्टर स्केल पर होता है। अब इस तरह से आप लोग समझिए, अगर हम बोलें कि टेम्परेचर का माप हम कैसे करते हैं? कौन सा टेम्परेचर? ह्यूमन का जो मेडिकल टर्म में जो यूज़ होता है वो टेम्परेचर का माप हम कैसे करते हैं? तो थर्मामीटर से करते हैं। किससे? थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं। लेकिन अब बात वही इसी तरह यहाँ भूकंप लेखी से हम तीव्रता का मापन करते हैं, यंत्र का नाम है वो। उसी तरह जो है यहाँ रिलेट कीजिए कि टेम्परेचर मापने वाला यंत्र जो है वो थर्मामीटर है। लेकिन टेम्परेचर पे हम लोग किस तरह से मापते हैं? तो उसमें डिग्री सेल्सियस में मापते हैं हम लोग। तो उसी तरह यहाँ है कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर होता है। रिएक्टर स्केल पर, उसी तरह यहाँ डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर हम स्केल का बात करें, स्केल जो उसमें हम लंबाई जो करते हैं, स्कूल वगैरह में यूज करते हैं, स्केल से मापते हैं। लेकिन किस में मापते हैं? सेंटीमीटर हो गया, इंच में मापते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन, यंत्र का नाम जो है भूकंप लेखी है। लेकिन हम भूकंप का तीव्रता मापते किस में है? तो रिएक्टर स्केल पे मापते हैं, पर मापते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है? हमारा राज्य झारखंड भूकंप के दृष्टिकोण से कम प्रभावित क्षेत्र है। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित गोड्डा एवं साहेबगंज जिला ही मुख्य रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बताए हुए हैं, जब गोंडवाना लैंड टकराया था जाकर के किधर से? अंगारा लैंड से, तो सबसे पहले मेघालय वाला क्षेत्र ही टकराया था। अब मेघालय हो गया, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है। अब रिलेट कीजिए कि गोड्डा और साहेबगंज क्षेत्र है वो हिमालय से करीब है, यानी उस गोंडवाना लैंड का जो पहला बार टकराया था उससे करीब यही पड़ेगा झारखंड का। तो जब उधर भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता यहाँ पर भी आती है, लेकिन इतनी मतलब हाई क्वालिटी में, हाई तीव्रता पर नहीं आता है जिससे नुकसान हो सके, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर है भुज का भूकंप एवं अध्ययन। भुज कहाँ पर है? गुजरात में है। 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:45 गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप आया। इसके चलते ऊंची-ऊंची इमारतें गिर गई, संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, यातायात व्यवस्था भंग हो गई, शहर के लगभग सारे घर मलबे में बदल गए। भूकंप का अधिक केंद्र भुज में था। अधिक केंद्र कहाँ पर था? भुज में था। 500 से अधिक लोग मारे गए, 5000 से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। भुज, राजकोट एवं अहमदाबाद में जन धन की व्यापक क्षति हुई। इस भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। इंडियन की ओर गति करना मतलब उत्तर की ओर गति करना था। अधिक केंद्र भुज में था। फोकस जो था इसका वो कहाँ था? भुज शहर में ही था, भुज के नीचे ही था, जिस कारण सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ? भुज शहर में हुआ था। एक चीज है
पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। पृथ्वी के चट्टान जो है उसके टूटने की क्रिया जो कहलाती है उसको हम अपक्षय कहते हैं। पृथ्वी की सतह को आकार देने में बाह्यजनित बल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बाह्यजनित बल क्या होता है, अंतर्जनित बल क्या होता है। तो ऊपर का सतह जो है उससे उसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। कैसे? बाह्यजनित बल में कौन सा आएगा? हवा हो गया, वायु हो गया, और कारक जो है हम लोग भी कारक हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के क्या करते हैं, सामानों को रख देते हैं। नदी क्या करता है, दूर से पत्थर या तो बालू ला करके एक जगह ढेर करता है, जिससे क्या होता है, एक नया प्रकार का आकार बन जाता है पृथ्वी पर। अब एक चीज और है, ये जो बल है मुख्यतः अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे नदी, पवन, हिमनदी एवं समुद्री तरह इसके प्रमुख कारक हैं, जिससे ये सभी चीजें होता है। ये कारक अपने कार्यों में विभिन्न आकार की स्थलाकृति निर्मित करती है। अपर्दन हो गया, अपक्षय तो समझ में आ गया, चट्टानों के एक अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अब यही टूटा हुआ चट्टान जो है, टूटा हुआ चट्टान का क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्दन। और परिवहन भी इसी तरह कहलाता है। समझ में आ गया? आगे आते हैं, नदी के कार्य क्या है। तो नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती है, एक अपर्दनात्मक तथा निक्षेपात्मक। एक है अपर्दनात्मक तथा दूसरा है निक्षेपात्मक। अब है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थलाकृति नदियां अवस्था में बनती है। इस समय नदी पहाड़ी भाग से होकर के गुजरती है, जिस कारण तीव्र गति से बहती है। क्या बोल रहा है, जो नदी है इस तरह का स्थलाकृति जो है कौन सा भी, अच्छा जो बता रहे हैं कि जितना आकार बनता है अपर्दन के कारण, वो कब बनता है, तो जब नदी युवावस्था में रहता है, प्रारंभिक दौर में रहता है, उस समय उसमें क्या होता है, पहाड़ी भाग से जब नदियां नीचे गुजरती है तो पहाड़ी ऊंचाई के कारण नीचे आ रही है, तो वहां का वेग जो है पानी का वो तेज होगा। और तीव्र गति के कारण जब नीचे आ रहा है तो क्या करता है, अपने साथ जो है मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, इस सभी चीजों का काट छाट बड़ी तीव्रता से करती है, तेजी से करता है। और इस अवस्था में निम्न मुख्य आकृतियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी आकृतियां हैं, जैसे पहला है भी आकार की घाटी। देखिए भी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है, दिख रहा है भी आकार की। और जहां भी देखेंगे सब जगह जो है भी आकार की आकृति का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो सकरा है पूरा सकरा है, और इधर जो है सो ढलान जैसा बना हुआ है। अब इसको चर्चा करेंगे, भी आकृति की आकार की घाटी जो है उस पर चर्चा करेंगे। नदियां अपने वेग के कारण अगल बगल की चट्टानों को कम, जबकि तली को, यानी अगल बगल चट्टानों को कम काटता है, जबकि तली जो नीचे वाला है अधिक काटती है। इस प्रकार निर्मित घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह हो जाता है। समझ रहे हैं, नीचे का जो है नदी, जो पानी जो है नीचे वाला क्षेत्र ज्यादा काटते हुए जा रहा है, जबकि दोनों साइड बगल वाला कम काटता है, जिसके कारण क्या होता है, भी आकार का आकृति बन जाता है। अब दूसरा है गॉर्ज और कनेरियान। क्या बोला होता है इसमें, देखिए जब नदियां कठोर चट्टानों को सीधी काटती है तो खड़ी ढाल वाली सकरी घाटियां बनती है, इन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। जब घाटी लगातार अपर्दन से चौड़ी एवं अधिक गहरी हो जाती है तो यह गनियार कहलाता है। देखिए समझिए क्या है, बोल रहा है गॉर्ज किसको बोलते हैं, जब नदी कठोर चट्टान जो है उसको क्या करेगा, सीधा काट देगा। इस तरह से काट रहा है, इस तरह से अगर काट रहा है, भी आकार का नहीं है, तो देखिए अगर कोई चीज यहां से गिरेगा तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, और यहाँ पे गहरा होते जा रहा है, ये चट्टान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गॉर्ज बोलेंगे। जबकि अब अपर्दन हो रहा है बार बार, और यही जो है क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अब चौड़ा हो रहा है, नीचे भी गहरा होते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनियान बोलेंगे। अमेरिका की कोलोराडो नदी पर बना ग्रांड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। कौन है, अमेरिका की कोलोराडो नदी पर बना ग्रांड कैनियन जो है विश्व की सबसे बड़ा कैनियन है। दूसरा आता है जलप्रपात।
नदी का पानी जब पर्वतीय ढाल पर ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात हम किसको बोलते हैं? जलप्रपात हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक नदी जो है यहाँ से बह रहा है, बहते हुए क्या हर जगह समतल मिलेगा उसको जगह? तो नहीं मिलेगा, कहीं तो पहाड़ी से नीचे गिरेगा ही इस तरह ढलान। तो इसी तरह से जो है जब कोई नदी इस तरह से आने के बाद अगर यहाँ पे कोई पहाड़ी से नीचे गिर रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? जलप्रपात। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी जो है बिखर के गिरता है, वहां का जो दृश्य है बहुत अच्छा देखने में लगता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उनको जलप्रपात बोलते हैं। कर्नाटक का जोग तथा झारखंड का हुंड्रू दसम कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात है। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात, वो झारखंड मतलब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वहीं झारखंड में जो है वो है हुंड्रू दसम कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात है। लेकिन लोढ़ा जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह वेनेजुएला देश में है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व का अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह कौन सा है? वह एंजेला जलप्रपात है, जो उसकी ऊंचाई 969 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा से पानी गिरता है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे आसमान से पानी गिर रहा है। ठीक, तो ये है दक्षिण अमेरिका महादेश में है, वेनेजुएला देश में है। ठीक, अब जो है बात करते हैं फिर से इस पे। भारत के बारे में बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? जोग जलप्रपात। झारखंड में बात करें तो झारखंड में हुंडू दसम जलप्रपात है, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वो होगा लोढ़ा जलप्रपात। और विश्व का बात करें तो यह एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला देश में है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा था कि अपर्दन बोलते किसमें है, किसको है? तो अपर्दन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े का परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ कर एवं कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अगर अपर्दन की क्रिया में क्या होगा? अपक्षय किसको बोलते हैं? चट्टान का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना, परिवहन करना ही अपर्दन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? चट्टान के टुकड़े आपस में रगड़ाना भी शामिल होता है, मिट्टी का कटाव भी शामिल होता है। अब होता है आगे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, क्या है इस पे चर्चा करेंगे। नदियां प्रौढ़ा एवं वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा करने का काम करती है। अवसाद के जमा होने से निम्न निक्षेपात्मक आकृतियां का निर्माण होता है। युवा अवस्था में क्या बोले हम? जब नदी युवा अवस्था में होता है तो क्या होता है? अपने साथ ऊंचाई से जो है सो क्या लाता है? मिट्टी वगैरह लेके आता है पहाड़ से, और वह भी आकार की एक घाटी का निर्माण करता है। इसके अलावा गॉर्ज और कैनियार बनाता है, उसके बाद जलप्रपात का निर्माण करता है। अब निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां में क्या होता है? जब नदियां प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है, मतलब बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच जाती है, वृद्धावस्था में, बहुत सारी नदियां आप देखेंगे जहाँ पे बहुत सारा पहले पानी बहता था, अब पानी कम बहने लगा है। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, डैम बनना हो गया, चाहे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या होता है? जो अपने जो क्या है, जो अवसाद पहले से लाया हुआ था उसको क्या करेगा? अगर युवा अवस्था में रहता तो उसको पानी के साथ बहा के ले जाता, लेकिन अब क्या कर रहा है? पानी कम है तो क्या करेगा? जमा करने का काम करेगा। अवसाद के जमा होने का से निम्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है? एक होता है विसर्प एवं गोखुर झील। विसर्प एवं गोकुल झील क्या होता है उस पर सब चर्चा करेंगे अभी तुरंत। देखिए, मैदानी इलाकों में नदियां धीमी गति से बहते हुए अपने किनारों को काटती है और अवसाद जमा करती रहती है। अवसाद की मात्रा अधिक होने से नदियों का रास्ता सर्पिला हो जाता है। इसी सर्पिले आकार को हम विसर्प कहते हैं। जब कटाव अत्यधिक हो जाता है तो नदियां इसे छोड़कर पुनः सीधी बहने लगती है, जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है। इसकी आकृति गाय के खूर के समान होती है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम सबको पता है कि पृथ्वी के वेग के कारण क्या होता है? नदियां जो है देखिए सांप जैसा इस तरह टेढ़े मेढ़े बहती है। ठीक है, अब क्या होता है? देखिए, ये यहाँ से इधर से ला करके मिट्टी जो है यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ से मिट्टी जमा हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी जमा होते जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी जमा होते जा रहा है। अब जमा होने के बाद क्या होगा? ये नदियां जो टेढ़ा होकर के बहा करती थी, इस तरह से टेढ़ा होकर के बहा करती थी, अब टेढ़ा होकर के नहीं बहा करके क्या होगा? ये सीधा बह जाएगा।
अब सीधा बहने के कारण यहाँ जो मिट्टी जमा है इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले नदी क्या होगा, इस तरह से बह रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है मिट्टी बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, ये कट गया और ये इधर बहने लगा। या तो ये नदियाँ सीधी बहने लगती या फिर ये इस तरह टेढ़ा हो जाता, यानी ये वाला क्षेत्र जो है नदी से कट गया, उसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर बोलते हैं। और यहाँ पे जो है जो मिट्टी लाया हुआ है, तो मिट्टी के रहने से क्या हो रहा है, पानी भी था और मिट्टी भी है, गिलगिला मिट्टी है, तो झील का निर्माण कर देता है। और जो सर्प जैसा जो इस तरह से बह रही नदियां, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है। और ये सब कहाँ होता है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें मैदानी भाग में होती है। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग में नदियां जो है धीमी बहती है, समतल है तो धीमी बहेगी। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, नदियां ऊपर से अगर नीचे गिर रही है तो बहुत वेग से नीचे गिरेगी, तो ये मैदानी भाग में इस तरह बह रही है। अब दूसरा पर आता है तो डेल्टा आता है। डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने के पास होता है, जहां नदी समुद्र में मिलती है। इसकी आकृति ग्रीक अक्षर डेल्टा की तरह त्रिभुजाकार होती है। भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या बोल रहा है, वही बात है। देखिए सबसे पहले समझिए, अगर कोई नदी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आ रही है तो वहां पे ढलान ज्यादा है। ढलान ज्यादा होने के कारण क्या होगा, नदी जो है वेग से नीचे आएगा। और जब नदी वेग से नीचे आएगा तो क्या नुकसान हो सकते हैं, वेग से नीचे आने के कारण सोचिए, अपने साथ जो है सो क्या करेगा, मिट्टी हो गया, पत्थर के टुकड़े हो गया, अपने साथ लेके आएगा। और जब नदियां पहाड़ी से नीचे उतरेगा कहाँ पर, मैदान में, तो जहां पर पहले नदियां एक साथ बह रही थी नदी में, मैदानी भाग में क्या होगा, इस तरह से पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ने से क्या होगा, इसके साथ जो कंकड़ पत्थर आया वो क्या करेगा, इधर जो है सो छोड़ते हुए चला जाएगा। कंकड़ पत्थर जो है सो छोड़ते हुए चला जाएगा, अपने साथ जो है क्या करेगा, छोड़ते हुए चला जाएगा। और यही छोड़ने के कारण क्या होगा, नदी जो है वह, मतलब यहाँ छोड़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर देगा। अब देखिए डेल्टा का जो है किस तरह से चिन्ह बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है डेल्टा। क्यों बना हुआ है, ये पहाड़ी क्षेत्र से नदी आया और नदी का जो है इस तरह से देखिए बिखर गया, तो इसी तरह से इसका नाम ही रख दिया गया डेल्टा, इस तरह से है इसीलिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है, या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया नदी, देखिए इस तरह से यहाँ से नदी आ रहा था और देखिए इधर बह गया, इधर बिखरते चला गया, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर दिया। अब आगे है पवन का कार्य, यानी हवा का क्या कार्य है उस पर देखेंगे। नदी की सतह ही तरह ही पवन भी अपर्दन का एक मुख्य कारक है। पवन की गति रेगिस्तानी प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में जो है पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, घर बना हुआ नहीं रहता है। पवन क्या करेगा, पवन का वेग जो है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो अपने पूरी वेग से वो बहने का प्रयास करेगा। ठीक है, और हम लोग पवन बनता कैसे है तो बताए हुए हैं, धूप से क्या होता है। अच्छा चलिए इस पे चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। पवन के द्वारा निर्मित कुछ मुख्य स्थलाकृतियां निम्न है, जैसे एक है मशरूम चट्टान एवं छत्रक सेल। मशरूम चट्टान, यह पवन की तेज गति के कारण चट्टान की काट छाट के कारण बनती है। चट्टान का निचला भाग अधिक अपरदित हो जाता है, जबकि ऊपर का भाग कम अपरदित होता है, जिससे छतरी जैसी आकृति बन जाती है। इसे हम मशरूम आकृति कहते हैं। मशरूम मतलब, मशरूम आप देखे हुए जो खाते हैं, इस तरह से मशरूम जो है सो आपको उगा हुआ दिखेगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ क्या हुआ, तेज हवा से ये वाला नीचे जहाँ जो मिट्टी जो इस तरह का था वह क्या हो गया, उड़ करके दूसरी जगह चला गया, और ये वाला जो आकृति इस तरह से बन गया ऊपर में। देखिए यहाँ पे जो है मशरूम जैसा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मशरूम चट्टान बोलते हैं। अब है दूसरा बलुआ टिब्बा। यह पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता जाता है। इस प्रकार बलुआ टिब्बा का निर्माण होता है। कहाँ पे करता है, देखिए बालू पेड़ एवं चट्टान के पीछे जमा करता रहता है। समझिए, ये खुला मैदान था, क्या रेगिस्तान, यहाँ से बालू जो है पवन अपने साथ ले करके आया, आने के बाद यहाँ पर उसको एक चट्टान मिल गया, उड़ करके चट्टान के किनारे यहाँ पर
उसको रख दिया बालू को। अब जो इधर से जो पवन बह रहा था, हवा जो चल रही थी, चट्टान के कारण जो है क्या होगा, उसका शक्ति जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अवरोध हो रहा है चट्टान से, तो ये जो बालू है इसको उड़ाने में उसको टाइम लगेगा, उड़ा नहीं पाएगा। इसी तरह होगा पेड़ के पीछे भी, अगर जमा हो गया कोई पेड़, जैसे झाड़ी वगैरह हो गया, तो मरुस्थलीय पेड़ है उसके पीछे अगर कोई पहाड़ी चला गया तो वहां पे इधर से तो आएगा, लेकिन यहाँ आगे धीरे धीरे क्या होगा, जमा होते जाएगा। तो इससे क्या बन जाता है, बलुआ टिब्बा बन जाता है, निर्माण हो जाता है। अगला है तीसरा, लाओस। पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है। लाओस किसको बोलते हैं, पवन जो है अपने साथ बालू लेकर के आया, बालू के महीन, सोचिए बालू बना कैसे, चट्टान के टुकड़े से। चट्टान का टुकड़ा जो है थोड़ा छोटा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब बालू बोल देते हैं। उससे और अगर छोटा हो गया, पतला बहुत छोटा, तो उसको हम लोग मिट्टी मान लेते हैं। और वही जो है महीन महीन जो पवन बह रहा है, अगर बड़ा वाला जो है पत्थर उसको बालू उसको उठा के नहीं ले जा पा रहा है तो किसको ले जाएगा, छोटे छोटे जो कण है उसको लेके जाएगा, और ले जाकर के क्या करेगा, वह एक दूसरे जगह पर ले जाकर के क्या बिछाने का काम करेगा। तो ये उपजाऊ है, क्योंकि ना तो ये रेत है और ना ही तो ये पत्थर है, तो ये उपजाऊ हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाओस बोलते हैं। और ये समतल आकृति का निर्माण कर देता है। अब है इसे लाओस कहते हैं, और चीन का लाओस मैदान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लाओस मैदान जो है चीन में, वो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है ओएसिस। ओएसिस किसको बोलते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तो वहां पर प्याले के आकार की तरह गड्ढा बन जाता है। किसका, प्याले के आकार का। सोचिए रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होगा, कहीं जो है बालू पड़ा था, यहाँ से बालू उठा करके दूसरी जगह लेते जा रहा है, दूसरी जगह लेते जा रहा है, उठा रहा है। अब यहाँ जो है सो गड्ढा होते जा रहा है, बालू अगर उठ रहा है तो अब क्या हुआ कि बरसात के समय में जो भी बारिश यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पानी भरता जाएगा, और यहाँ पे जो है सो पानी भरेगा तो कहीं और दूसरी जगह जाएगा नहीं, भरा हुआ रहेगा। कुछ समय के साथ यहाँ पर छोटे छोटे जो पेड़ पौधे निकलते जाएंगे, तो निकलते जाएंगे, और उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जो इसे गड्ढा जो है पानी जहाँ जमा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओएसिस बोल देते हैं। क्या, ओएसिस बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में किसी एक जगह से जब बहुत से बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तो वहां पर प्याले के आकार की कुछ गड्ढा बन जाते हैं। इस गड्ढे में जब जल भर जाता है तब ऐसी आकृति को हम लाओसिस कहते हैं, लाइसिस कहते हैं। अब है हिम नदी के कार्य क्या है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। क्या रहता है, बर्फ जमा। कहाँ पर, हिम नदी का कार्य क्या है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचा जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो वहां बर्फ बनेगा ही, तो वहां बर्फ जमा रहता है। जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं तो इसे हम हिम नदी कहते हैं। बर्फ कहीं नीचे खिंचना हिम नदी कहलाता है। तो हिम नदी द्वारा निर्मित प्रमुख आकृतियां निम्नलिखित है। पहला कौन सा है, तो पहला यू आकार की घाटी का बनना। देखिए यू आकार का घाटी बन जा रहा है इस तरह से, बर्फ जो है यहाँ से ऊपर से पिघल गया, अपने साथ जो भी चीजें थी उसको लेकर के चला गया। खिसकती हुई हिम नदी घाटी के दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा करती है। इस प्रकार बनी घाटी का आकार अंग्रेजी के यू के समान होता है, इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। ठीक, अब है हिमोड़। हिमोड़ किसको बोलते हैं, हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है। नीचे आएगा तापमान बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तापमान घटेगा, हम लोग जानते हैं। तो नीचे पिघलने आने के बाद तापमान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, जिसके कारण वो पिघलने लगेगा। और इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है तथा अपने किनारे पर जमा कर देती है। इन्हें हम हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ किसको बोलेंगे, जब ऊपर से बर्फ का टुकड़ा आ रहा है, नीचे आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ जो है पिघलने लगेगा। लेकिन जिसमें वो बर्फ पत्थर जैसा था, अपने साथ जितने भी बालू थे, चट्टान के टुकड़े थे, मिट्टी थे, उसको क्या कर रहा था, अपने साथ लेके आ रहा था। लेकिन जब पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा, तो पानी बनने के बाद चट्टान हो गए बहुत, और मिट्टी बहुत ज्यादा अगर आ गया है तो उसको बहा के नहीं ले जा पाएगा, तो क्या करेगा, पानी तो बह जाएगा, लेकिन ये सब चीजें क्या होगा, किनारे जमा होते जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमोड़ बोलेंगे। तीसरा है सर्क एवं टार्न। खिसकती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है। खिसकती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को क्या काटते हुए खोखली आकृति बनाती जाती है, इन्हें हम सर्क कहते हैं। इन खोखली आकृति में जब जल भर जाता है
तो इन्हें हिम झील या टॉर्न भी कहते हैं। अब समुद्री तरंग के क्या क्या कार्य हैं? समुद्री तट की स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा होती है। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी कुछ प्रमुख आकृतियां निम्न है। तो कौन कौन सी आकृति है? एक है, अब है समुद्री सुरंग के बारे में पढ़ते हैं। समुद्री तरंगें जब तटीय चट्टानों से टकराती है तो चट्टानों के आकार को काटकर खोखला कर देती है। इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? समुद्री सुरंग कहते हैं। क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो है सो पानी है, ये समुद्र है, समुद्र के किनारे यहाँ पे मान लीजिए चट्टान है, तो बीच में क्या होगा? पानी आएगा, बार बार यहाँ टकराएगा, टकराने से जो है सो पत्थर टूटेंगे और क्या होगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? खोखला जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खोखला जैसा बन जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री सुरंग बोलते हैं। अब क्या होता है, अगर और ज्यादा ये गड्ढा जैसा बन गया, इस तरह का चट्टान गुफा जैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समुद्री गुफा बोल देते हैं। अब ये समुद्री गुफा अगर और टूटे तो क्या होगा? दोनों साइड टूट जाएगा, खाली बीच में जो है सो इस तरह से खड़ा है आपका, जिसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो पानी इधर से उधर जा सकता है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक मेहराब बोलते हैं। आगे है, जब जब ये प्राकृतिक मेहराब अपरदन के कारण टूटकर नीचे गिर जाती है और इसके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को हम स्टैक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, अगर ये वाला जो है समय के साथ ये वाला टूट करके क्या होगा? ये टूट के हट जाएगा। टूट के हटने के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पर पहले था, यहाँ टूट करके हट गया। अब देखिए इससे ये जो है संपर्क टूट करके क्या हो गया? संपर्क टूट करके अलग हो गया। अब अलग होने के कारण क्या हो? इसको हम स्टैक बोलेंगे। अब लैगून किसे बोलते हैं? थर्ड नंबर का, कभी कभी समुद्री अवसाद एक लंबे सक्रिय अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा होती जाती है तथा उसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाती है। इन्हें लैगून कहते हैं। उड़ीसा की चट्टान बोले उड़ीसा की चिल्का झील एक लैगून ही है। जैसे समझिए इस तरह से समुद्र है, इस तरह से समुद्र बह रहा है, समुद्र इस तरह से है, समुद्र क्या कर रहा है? इधर से आकर के टकरा रहा है, इधर से आकर के टकरा रहा है तट पर। तट यानी भूमि वाला क्षेत्र पर क्या है? तट यानी भूमि वाला क्षेत्र पर आके टकरा रहा है, बार बार आके टकरा रहा है। अब क्या होगा? टकराने का मतलब वही नीचे में जो है पत्थर वगैरह थे उसके टुकड़े टूट रहे हैं पानी के टकराने से, और ये बालू जो बन रहा है वो लाकर कहाँ पे जमा कर रहा है? यहाँ पे किनारे में जमा कर रहा है। अब समय के साथ क्या होता है, ये जो मुख्य समुद्र था इससे ये क्या होता है? बालू के ढेर बन जाने के कारण ये टूट जाता है, इस तरह से अलग हो जाता है, और ये अलग तरह का ये बन गया पानी का एक क्षेत्र जो मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। लैगून, ठीक है, लैगून बोलते हैं। और जो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है वो एक क्या है? लैगून झील है। इसी तरह मुख्य समुद्र से वो अलग होकर के बना हुआ है। अब समुद्री तट, समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पर जमा कर दिए जाते हैं। किससे? तरंगों से, जिससे समुद्री तट का निर्माण होता है। चेन्नई का मरीना बीच एक अच्छा उदाहरण है। समुद्री किनारे एक अच्छे पर्यटक स्थल होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर बताया हमने, ये पत्थर ला करके इधर ला रहा है, जमा कर दे रहा है, ठीक। तो यहाँ तो झील बन गया अलग हो जाने के कारण, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पत्थर जहां पर इधर से ला करके पत्थर तट पे जमा कर रहा है, तो यहाँ पत्थर नहीं बालू, तो यहाँ पे बालू बहुत सारे हैं, बालू यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे ऊंचाई जो है समुद्र जो मुख्य गहराई है उससे थोड़ा कम रहता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं आकर के नहाने का काम करते हैं समुद्र में जो है, तो ये पर्यटक स्थल बन जाता है। लोग यहाँ आके नहाते हैं क्योंकि ज्यादा गहरा भी नहीं है। और इसी तरह का एक झील कहाँ पर है? चेन्नई का मरीना बीच है, जहां पर लोग, गोवा में भी इसी तरह का है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम समुद्री तट बोलते हैं, यानी बीच बोलते हैं, और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। अब जानने योग्य बातें हैं, नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना निक्षेपण कहलाता है। अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा करना ही हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण कहलाता है। कोई भी कंकड़ पत्थर ले जाकर के हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जमा कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। तो यह चैप्टर जो है बहुत बड़ा था, इसको समझाने में भी टाइम लगा, और उम्मीद है आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में।